नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा किसान, छोटा व्यापारी और गांव की महिला सब आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ेंगे। और इस जमीनी समावेश का सबसे पुराना और सबसे मजबूत आधार है सहकारी बैंकिंग। आज के एपिसोड का विषय है सहकारी बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन 2047 के लिए भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था का निर्माण। हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सार्वजनिक वित्त के विशेषज्ञ, सीएजी ऑडिट सलाहकार बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं श्री मिलिंद मोहन आरोलकर जी, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के एक प्रमुख लीडर हैं। 2 दशकों का अनुभव, ग्रास रूट से लेकर पॉलिसी कॉरिडोर्स तक का सफर। मिलिंद मोहन आरोलकर एक ऐसा नाम जो कोऑपरेटिव बैंकिंग को सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक पावरफुल टूल मानते हैं। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंकिंग इकोसिस्टम में नेतृत्व करते हुए आरबीआई और सरकारी संस्थानों के साथ संवाद और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ग्राउंड तक पहुंचाने का संकल्प, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ग्लोबल इंडिया नैरेटिव को मजबूत बनाना और G20 के सिविल 20 प्रोसेस में राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देना। किसानों से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक उनका विजन है एक ऐसा भारत जहां विकास हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मिलिंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप इंटरनेशनल स्टेजेस पर जाते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दावोस तक आप गए हैं और आपकी दृष्टि में विकसित भारत 2047 के सपने में सहकारी बैंकिंग का स्थान क्यों केंद्रीय है, और साथ ही वाणिज्यिक बैंकों के होते हुए सहकारी बैंकों की अनिवार्यता क्या है? सिमरन, मैं इसको इस तरह से बताना चाहूंगा कि जब हम 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम विकसित भारत बन जाएंगे, तो विकसित भारत बनने का ये रास्ता हमारे मेट्रो शहरों से नहीं जाएगा। ये हमारे भारत में 6 लाख से यदि अधिक गांव हैं उनसे होकर निकलेगा। तो गांव की जो वित्तीय रीढ़ है वो है सहकारी बैंकिंग। तो देखिए, क्योंकि अगर हम देखे जाएं तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो मुनाफा कमाने के लिए चलते हैं। उनके जो ओनर होते हैं वो उनके शेयर होल्डर होते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि रिटर्न ऑफ इक्विटी कितनी है, और ये गलत भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये आवश्यक भी है। लेकिन इस मॉडल की कुछ मूल सीमाएं हैं। जैसे जहां मुनाफा बहुत कम होगा वहां ये बैंक नहीं जाने की कोशिश करता, या जब जाता है जबकि रिजर्व बैंक या कोई और कानूनन उसे जाना जरूरी होता है। जैसे छोटे किसान को 25,000 का ऋण देना, बकरी पालन करने के लिए महिला को 5-10 हजार का ऋण देना, बुनकर को 10-20-50 हजार का लोन देना, ये सभी वाणिज्य कमर्शियल बैंक के लिए थोड़ा कम मुनाफे का सौदा है, या बोल सकते हैं घाटे का सौदा है। लेकिन यहीं से सहकारी बैंक की अनिवार्यता आती है कि सहकारी बैंक देश के लिए जरूरी है, क्योंकि सहकारी बैंक का मूल मंत्र है सब मिलकर सबके लिए। इसका मालिक शेयर होल्डर नहीं होता, सदस्य होता है। यानी किसान, छोटा व्यापारी, बुनकर, ये सब मिलके बैंक के मालिक भी हैं और ग्राहक भी हैं। तो मैं तो ये कहूंगा ये इंक्लूसिव कैपिटल का सबसे शुद्ध रूप है। और एक और बात, जब मैं डावोस गया या जब भी मैं यूरोपियन और बाहर के देशों का दौरा करता हूं, तो वहां मैं चाहता हूं कि वो सब लोग एक इनइक्वालिटी की समस्या से जूझ रहे हैं कि वहां पे बहुत बड़े बैंक और बहुत बड़ी पूंजी ने आम आदमी को पीछे छोड़ दिया है। भारत के पास इसका जवाब है सहकारिता। जब G20 में हमने वासुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया, तब सहकारिता उसी का व्यवहारिक रूप थी। यह भारत की सॉफ्ट पावर है। यदि 2047 में आप विकसित भारत बनना चाहते हैं तो आपको सहकारिता पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे 60 करोड़ ग्रामीण भाई भारतीय आर्थिक मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक विकसित भारत केवल एक नारा रह जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं सहकार से समृद्धि और समृद्धि से विकसित भारत। इसीलिए मेरा कहना है कि सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश में बहुत जरूरी हैं
विकसित भारत बनाने के लिए। मिलिंद सर, जिस तरीके से सुनील सर ने रणनीतिक चित्र खींचा है और अब जमीनी हकीकत की बात भी करते हैं, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने राज्य के सहकारी बैंकों में से एक है, और ऐसे ही अगर देखा जाए तो इसकी विरासत और आज की भूमिका के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक फेडरेशन जो है जी, वो महाराष्ट्र के जो सहकारी बैंक्स है जिनकी संख्या 500 से कम ज़्यादा है जी, इन सभी बैंकों को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट लेवल पे और आरबीआई लेवल पे। हम महाराष्ट्र का ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है सहकारी बैंकों का जो रिजर्व बैंक जो है जो इनका कहना मानती है। ओके, तो इसलिए महाराष्ट्र के जो सहकारी बैंक्स है उनके प्रश्न जो है वो रिजर्व बैंक या मंत्रालय के स्तर पे सुलझाना, उनको अवगत कराना। दूसरी बात ऐसी है कि जो सहकारी बैंक्स है उनको प्रशिक्षण देना, उनको प्रोफेशनली अवेयर करना, उनके काम में, उनको मैनेजमेंट में उनको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करना, ये भी काम हम अपना काम मानते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र के जितने सभी बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके लिए फेडरेशन जो है वो एक आशा का स्तंभ है जो उनको मार्गदर्शन भी करता है और उनके प्रश्न जो है वो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जाके रखता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, सहकारी बैंक जो है, वो देश के 3 राज्यों में सबसे ज्यादा है। एक है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात और तीसरा है कर्नाटक। और महाराष्ट्र का जो हमारा जो फेडरेशन है वो इन तीनों राज्यों में एक बड़ा संगठन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए है। 47 ईयर्स हमारे फेडरेशन को हो गई और तब से महाराष्ट्र के विभिन्न सहकारी बैंकों के जो निदेशक है, डायरेक्टर्स है, वो यहाँ पे चुन के आते हैं। अपने बैंकों को वो तो समय देते ही हैं, लेकिन जो कोऑपरेटिव सेक्टर है महाराष्ट्र का, उसके लिए भी बहुत सारा समय एक सेवा के भाव से ये सब देते हैं। मेरे फेडरेशन में मेरे साथ 21 और निदेशक है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। तो उनका अनुभव आता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आ जाता है। और ये सभी बैंकों, बड़े छोटे, इन बैंकों के निदेशक होने के कारण सभी तरह के बैंकों का रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से चलता है। दर्शकों, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। तो रिजर्व बैंक कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी, स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि रिजर्व बैंक। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में।
सुनील सर, अब एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में पीएमसी जैसे शहरी सहकारी बैंकों में कुछ संकट आए थे, जिसमें कि जमाकर्ताओं का भरोसा हिला और नियामक ढांचे की अगर हम बात करें तो ड्यूअल कंट्रोल की पुरानी समस्या भी नजर आई थी। और एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग विशेषज्ञ और कैग सलाहकार के रूप में आप इस संकट से मूल कारण और समाधान को कैसे देखते हैं? देखिए, क्या होता है कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ना, वो पहले जो उसका स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिस भी स्टेट में होता है, मान लीजिए महाराष्ट्र में खोलोगे या गुजरात में खोलोगे, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है, सबसे पहले वो उसको लाइसेंस देता है। और क्योंकि वो लाइसेंस देता है तो वो कंट्रोल भी करता है उसको। इसके अलावा रिजर्व बैंक तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल, पूरे देश की बैंकिंग इंडस्ट्री, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, उसका रिजर्व बैंक का कंट्रोल तो रहेगा ही कि कैसे अपने बैंक को चलाना है अपने। डुअल कंट्रोल का मतलब हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे बनेगा, वो सब कंट्रोल तो करेगा, राज्य सरकार करेगी। लेकिन रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है कि बैंक चलाओगे कैसे, कि एनपीए आपका कैसे होगा। मतलब बैंकिंग रिजर्व बैंक कंट्रोल करेगा, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट कैसे बने कोऑपरेटिव बैंक का, वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगी। इसीलिए उसको डुअल कंट्रोल बोलते हैं, कि उसको अपनी जितनी भी रिटर्न्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को भी देनी पड़ती हैं और रिजर्व बैंक को भी देनी पड़ती हैं। दोनों के पास टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली जितनी भी जैसे भी होती है, कुछ 15 दिन में, कुछ 1 महीने में, कुछ क्वार्टरली, कुछ ईयरली, सारी की सारी स्टेटमेंट आप स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हो, रिजर्व बैंक को भी देते हो। इसके बाद लेकिन जब क्या डुअल कंट्रोल में क्या होता है कि जब भी डुअल कंट्रोल होता है तो कुछ भी, अगर कोई सरकारी बैंक फेल होता है, कभी हुआ, तो रिजर्व बैंक कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी, स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि रिजर्व बैंक की गलती थी। तो इसके बाद एक नया अमेंडमेंट आया जिसे हम बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये मैं कहूंगा कि सहकारी बैंक के लिए मील का पत्थर था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सहकारी बैंकों के सभी मामलों में कि भाई आपकी कैपिटल एडिक्वेसी क्या होगी, ऑडिट बोर्ड फिट और प्रॉपर कैसे बनेगा, और मैनेजमेंट की नियुक्ति कैसे होगी, उस पर भी रिजर्व बैंक ने अपनी गाइडलाइंस दे दी। मतलब रिजर्व बैंक का उस पर भी अधिकार चला गया। उससे जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो खत्म नहीं हुआ है। नियम उन्होंने बनाए, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने भी अपने नियम बना दिए कि उन नियमों के अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है। तो उससे मैनेजमेंट और अच्छा हो गया। जो हमारे प्राइवेट बैंक होते हैं, जो पीएसयू बैंक होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इसके बेसिक जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में फर्क है। क्योंकि ये क्या होता है कि कोऑपरेटिव बैंक में आप अकाउंट जब मर्जी खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोन लेना है तो आपको मेंबर बनना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए कोऑपरेटिव बैंक को सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे इंश्योरेंस जो था DICGC, उसकी 1 लाख की सीमा थी, वो 5 लाख कर दी गई है, और 90 दिन में प्रोविजन कर दिया कि 90 दिन में आपको पैसा भी मिलेगा। तो अभी अगर कुछ भी मान लो किसी सहकारी बैंक में कोई संकट आता है, तो जमा खर्चा को जो भी उसके डिपॉजिटर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, उनको 90 दिन में उनका 5 लाख तक अगर पैसा कोई जमा होता है, वो सारा का सारा उनको वापस मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है इस सेक्टर के लिए कि लोग बेखटके आए और कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता भी खोलें, लोन भी लें, मेंबर भी बने। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे को जो अपना कोऑपरेटिव बैंक है, उस कोऑपरेटिव बैंक में अपना बोर्ड जो है वो प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। जब तक आप बोर्ड को प्रोफेशनल नहीं बनाओगे, जिसमें कि आपके फाइनेंस के लोग भी हों, रिस्क के लोग भी हों, टेक्नोलॉजी के लोग भी हों, मतलब इसमें विशेषज्ञ हों, ना कि राजनेता हों, तो अगर आपने इसमें विशेषज्ञ डाल दिए तो आप पाएंगे कि आपका बोर्ड अच्छा काम करेगा। पहला। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो इंटरनल ऑडिट है और इंफॉर्मेशन ऑडिट जो है, जिसे हम बोलते हैं सूचना प्रणाली ऑडिट, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और इंटरनल ऑडिट दोनों को अनिवार्य बनाया जाए और इनको क्वार्टरली या मंथली बनाया जाए। मतलब कि जैसे इंटरनल ऑडिट को मंथली कर लिया, IAS ऑडिट को क्वार्टरली कर सकते हैं। तीसरा, जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग की संस्कृति विकसित हो रही है वो इन बैंकों में भी लाई जाए, जिससे कि ये पता लगे बैंक में पैसा कहां से आया और कहां गया, और गहराई से इसकी जांच हो सके। तो यदि ये तीनों चीजों का ख्याल हम कोऑपरेटिव बैंक में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव बैंक की वर्किंग और ज्यादा अच्छी हो पाएगी, और जिस पर्पस के लिए कोऑपरेटिव बैंक बना है वो और ज्यादा बेहतर हो पाएगी। और मैंने हमेशा देखा है, जहां पर भी, चाहे वो सरकारी बैंक हो या सहकारी बैंक हो, जहां पर भी ऑडिट की संस्कृति आई है, वहां पे एनपीए गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं एनपीए, धोखाधड़ी रुक जाती है और भरोसा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कोऑपरेटिव बैंक को इस दिशा में भी जरूर काम करना चाहिए। और क्योंकि मेरे साथ फेडरेशन के डायरेक्टर हैं, तो मैं इनके माध्यम से भी और दूरदर्शन के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा
कि ये भी बदलाव कोऑपरेटिव बैंक में जरूर लाना चाहिए। मिलिंद सर, अभी सुनील सर ने एक नियामक ढांचे की बात कही है और आप संचालन के मोर्चे पर हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि आज सहकारी बैंक जो है वो उनका जो ढांचा है वो 5 साल पहले से ज्यादा मजबूत है, और क्या क्या जमीन पर बदलाव आपको दिखते हैं? 5 साल पहले और आज इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि बैंकिंग बहुत पहले जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाते थे, बाद में कंप्यूटराइजेशन हुआ, सीबीएस आया, तो सहकारी बैंकिंग भी उसके ऊपर आ गए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए। एक बहुत बड़ा बदलाव ऐसा हुआ कि साइबर अटैक्स भी बढ़ गए, तो केवल सहकारी बैंक नहीं बाकी जगह पे भी तो उसका प्रचलन बढ़ गया। तो इसलिए सहकारी बैंकों में, जैसे गुप्ता जी ने कहा, कि एक्सपर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैंक के संचालन में आए, अलग अलग विषयों के, तो जैसे ऑडिट के एक्सपर्ट्स है, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स है, साइबर के एक्सपर्ट्स है, लॉ के एक्सपर्ट्स है। तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारा बदलाव हुआ, लोगों का भी नजरिया, लोगों का भी अप्रोच जो है वो बदला। बहुत पहले जब ये सभी बैंकिंग प्रणाली में, कोऑपरेटिव तो उसमें से एक है, एनपीएस की संख्या बहुत कम थी, विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ गई कि लोन ले लेंगे लेकिन चुकाएंगे नहीं। तो उसके ऊपर भी काम करने वाले एक्सपर्ट डायरेक्टर बोर्ड में भी और एग्जीक्यूटिव में भी उसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा रहे, ये भी हुआ। तो ऐसे बहुत सी चीजें बदली है। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि लोग जो है, क्योंकि ये पीपल्स बैंकिंग है, लोगों ने अपनी एक आर्थिक प्रणाली तैयार की है, तो लोगों का भी रुझान जो है और देयर इंटरेस्ट इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग बढ़ा है। तो ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। और जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, इसके एट पार कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स बन गई, तो बहुत अच्छी तरह से युवा है, बहुत समाज के अलग अलग वर्ग है, वो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ गए। तो आज स्थिति ऐसी है कि टेक्नोलॉजी लेवल पे आप कहो, मार्केटिंग लेवल पे कहो, किसी भी रूप में कोऑपरेटिव बैंक आज प्राइवेट बैंकों से कम नहीं है। प्रश्न है परसेप्शन का, क्योंकि एक परसेप्शन ज्यादा बन जाता है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, क्योंकि पीपल्स बैंकिंग है, दे आर इजीली प्रोन टू द क्रिटिसाइजेशन। तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि 5 साल के बाद आज ये परसेप्शन बदलने की जरूरत हमें भी है एज अ बैंक। जैसे मैं डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक का निदेशक हूं, डायरेक्टर हूं, जो 7,000 करोड़ से प्लस बिजनेस मिक्स की बैंक है। हम मल्टी स्टेट बैंक है। हमारे जो सॉफ्टवेयर है, ओरेकल, ये सब सीबीएस, ये और कमर्शियल बैंकों के एक ही एट पार है। तो वी आर एट पार विद द कमर्शियल बैंक। तो इसलिए जहां जहां भी हमारे ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, अभी कर्नाटक, गुजरात, इनमें हम जा रहे हैं, तो सब जगह पे बहुत अच्छी तरह से हमारे बैंक को और हमारे जैसे कोऑपरेटिव बैंक को एक स्वागत हमें मिल रहा है। बिकॉज ऑफ कि हमने 5 साल पहले जैसे थे वैसे नहीं रहे, हमने सुधार किया, हमारे डायरेक्टर बोर्ड में अच्छे लोग लाए जो एक्सपर्ट है अलग अलग डोमेन्स के, और वी प्रेजेंटेड देम टू द पीपल, आवर स्टेक होल्डर, जो हमारे मेंबर्स है। तो लोगों का रुझान बढ़ा, विश्वास बढ़ा, और विश्वास के आधार पे हम ये सेक्टर चलाते हैं। दर्शकों, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। अगले कुछ सालों में आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये प्राइवेट बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अब बात टेक्निक और साइबर सिक्योरिटी की। आपकी फर्म कलर टोकन्स जैसे वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी की MSSP पार्टनर है और द मॉडर्न डाटा कंपनी की भी साझेदार है। तो छोटे सहकारी बैंक सीमित बजट, सीमित विशेषज्ञता और साइबर खतरों से कैसे निपटे और जीरो ट्रस्ट जैसी अवधारणाएं इनके लिए कैसे प्रासंगिक होंगी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, बल्कि मैं एक चेतावनी से शुरू करना चाहूँगा कि आज हैकर्स बड़े बैंकों पर नहीं बल्कि सहकारी बैंकों पर भी नज़र रखते हैं, क्योंकि वहाँ बजट कम होता है, सुरक्षा परतें कम होती हैं, जागरूकता कम होती है। तो यह छोटा बैंक बड़े खतरे का दौर भी है, क्योंकि इनको साइबर जो हमारे अटैकर होते हैं, इनको अटैक करना सबसे आसान है। तो मैं इसके लिए 3 सूत्री बता सकता हूं कि क्या रखना चाहिए। पहली जो हमारी परत है, जिसे हम पहली लेयर कहते हैं, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर आपका होना चाहिए। मतलब कि किसी पर भी विश्वास नहीं, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जीरो ट्रस्ट है और सारी पॉलिसी रीडिफाइन करनी चाहिए। और हमारी पहुंच हर लॉगिन, हर लेन देन को वेरीफाई करने की होनी चाहिए। कि पहले हम सोचते थे कि अंदर का व्यक्ति तो विश्वसनीय है, हमारे साथ 2 साल, 5 साल, 10-20 साल से काम कर रहा है तो ये सेफ है। नहीं, आपको सबको ये मान के चलना पड़ेगा कि हर आदमी एक थ्रेट है, क्योंकि वो जाने अनजाने किसी भी तरीके से पूरे बैंक को एक्सपोज कर सकता है। तो ये एक खतरनाक सोच है कि हमारा ट्रस्टेड आदमी है, क्योंकि 80% से ज़्यादा हमले अंदर के व्यक्तियों के क्रेडेंशियल्स को से ही होते हैं, चाहे वो कंप्रोमाइज हो, चाहे वो चुरा के हों। और दूसरी परत आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसको रिजर्व बैंक ने अपनी एडवाइजरी में भी जारी किया है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन। यानी हर नेटवर्क के हर हिस्से को अलग थलग रखो। बल्कि नेटवर्क सेगमेंटेशन तो फिर भी हमारे बैंक करते हैं, लेकिन माइक्रो सेगमेंटेशन मतलब कि हर असेट को, चाहे वो आपका कैमरा है, चाहे वो आपका सर्वर है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, उसको आपको एक अलग सेगमेंट बना देना है, जिससे कि यदि आपके ऊपर कभी एक अटैक होता है तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर या एक फोन या एक टीवी या एक सर्वर तक सीमित रह जाए। ये माइक्रो सेगमेंटेशन का मतलब है कि जिससे वो जब भी कोई अटैक हो तो हमारी कोर बैंकिंग तक ना पहुंच सके अटैकर। उसके लिए माइक्रो सेगमेंटेशन एक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी एटीएम पे अटैक हो गया और अगर आपने मान लीजिए नेटवर्क सेगमेंटेशन तो की हुई है लेकिन माइक्रो सेगमेंटेशन नहीं की हुई, तो वो आपके उस पूरे नेटवर्क तक पहुंच जाएगा अटैकर जो उस सेगमेंट में आते हैं। इसीलिए माइक्रो सेगमेंटेशन जरूरी है, जिससे कि कोई भी अटैकर हमारे जो ग्राहक हैं उनके डाटाबेस तक ना पहुंच पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए एक जगह अटैक हुआ तो बाकी सब सेव रहे और उसको हम ठीक कर सकें। और तीसरा लेयर मैं कह सकता हूं कि नियमित IS ऑडिट, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, वो नियमित होना चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि हमारा जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है कि नहीं, हमारा जो और जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हमारे लगे हुए हैं, फायरवॉल्स लगी हुई हैं, वो सब ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, और जो हमारे कर्मचारी और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी वेंडर हैं, कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब के पास पूरी ट्रेनिंग है कि नहीं, कि कैसे सिस्टम को हैंडल करना है, कैसे आपने कमजोर कड़ी नहीं बननी है अपने सिस्टम की कि अटैकर को आप अंदर आने दें। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ने भी सहकारी बैंकों के लिए ग्रेडेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया है, कि लेवल 1 से लेवल 4 तक अभी लागू किया है, जिससे कि अपने जो छोटे बैंक हो, जो भी छोटे बैंक हो, उन सबको अपने स्तर, अपने लेवल के हिसाब से उसको अप्लाई करे फ्रेमवर्क को, और बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाया गया है उसे, जिससे कि आपके ऊपर अटैक ना हो पाए। मिलिंद सर, अभी सुनील सर ने एक टेक्निकल रोड मैप दिया है, तो अगर जमीन पर देखें डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा आगे बढ़ा है, PACS, कंप्यूटरीकरण, रूपे, KCC, UPI, किसान तक तकनीक क्या वाकई पहुंच पाई है? बहुत से सहकारी बैंकों के अपने खुद के UPI हैंडल्स है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जी। बहुत से सहकारी बैंक, ज्यादातर उनका खुद का इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। ओके। जो प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आज समाज में है लोगों के लिए और समाज के हर तबके के लिए, वो सहकारी बैंक्स आज अपने ग्राहकों को दे रही है। ओके। कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर ने भी, जैसे नए संचालक अपने अपने बैंक्स में आए, जो टेक्निकली दे वेर अवेयर,
तो उन्होंने अपने बोर्ड को समझा के, अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कोई बोर्ड में रहते हैं सीनियर्स, उनको कहकर नए नए डिजिटल प्रोडक्ट्स अपने ग्राहकों के लिए हम लाया जाए, इसका भरकस प्रयास किया। अगले कुछ सालों में आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये प्राइवेट बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो प्रो पीपल बैंकिंग है। यानी बहुत से गवर्नमेंट बैंकों में प्ले कार्ड लगाए जाते हैं कि बैंकिंग और रिलेशनशिप, ये सब शब्द यूज करे जाते हैं। ये जो डीएनए है ना कस्टमर रिलेशन का, ये कोऑपरेटिव बैंक में पहले दिन से है। तो जब हम डिजिटल प्रोडक्ट भी लेके आए तो ऐसा हुआ कि समाज के सभी की जो डिजिटल आवश्यकता है और जो कंटेम्पररी आवश्यकता है टेक्नोलॉजी की, वो पूरी हो गई। तो इसलिए गत कई सालों में ना ये सभी बैंकों ने अपने अपने जो आईटी सॉफ्टवेयर वे अपग्रेड किए, अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाया। तो मैं ये बहुत आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि 2 साल के बाद जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा फेडरेशन जैसे काम कर रहा है इन सब बैंकों के लिए, तो आप गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक में कम जाओगे, यू विल कम टू द कोऑपरेटिव बैंक फर्स्ट। ऐसी सिचुएशन समाज को नजर आएगी। सर, हम आशा करते हैं कि आप दोनों अगले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़कर इसी तरह से अपना मार्गदर्शन हमें और हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारी अर्थव्यवस्था का हर हिस्सा, खास करके ग्रास रूट लेवल, मजबूत होगा। कोऑपरेटिव बैंकिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है जो समावेशी विकास की दिशा में भारत को आगे बढ़ा रहा है। तो इसी के साथ मैं सिमरन आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में इस विषय और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।